ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेमोक्रेसी पे है कि एक डेमोक्रेसी बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए दिए, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या सोशल डेमोक्रेसी हो। तो अम्बेडकर जी इस बात को समझते थे, हमारी डेमोक्रेसी के वैल्यू को, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली कहते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी ज़रूरत है। वो सोशल पे भी इतना ही ध्यान देते थे। उनके लिए जो फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस इक्वली तभी हो पाएगा जब हम पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी दोनों ला पाए। डेमोक्रेसी जो है वो कंप्राइज करता है फ्री, फेयर और मल्टी पार्टी फिक्स टर्म इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कुछ एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर या फिर जेंडर। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब होता है जब कि लोग फ्री होते हैं अपने लीडर चूज़ करने को या पार्टिसिपेट करने को इन द जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट का हो या पार्लियामेंट का हो या पंचायत बॉडीज़ हो। सोशल डेमोक्रेसी लेकिन अलग होता है, वो तब होता है जबकि जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा एगलिटेरियन हो, एक फ्रेटर्निटी का माहौल हो और साथ मतलब कि लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना करें, मतलब कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम या फिर अलग अलग लैंग्वेज, तो इस तरह से डिवीज़न ना हो, तब हम कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी। इसमें सपोर्ट किया जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरवेंशन टू प्रमोट सोशलिज्म विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वो कहते हैं जबकि दैट प्रोपोजेड टू शिफ्ट डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, मतलब कॉर्पोरेट से हटा के लोअर जो पब्लिक है, जो कि स्टेक होल्डर्स है, उनके हाथ में चली जाती है, तो हम कहते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दैट इंक्लूड्स वर्कर, कस्टमर, सप्लायर्स। अगर हिस्टोरिकली देखें तो सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं वो सेटल किया फॉर लार्ज गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक यूनिवर्सल हेल्थ केयर। मतलब हमारे देश में, इंडिया में, सोशलिज्म का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करें, जैसे फ्री एजुकेशन, पेंशन, हेल्थ केयर और जो भी वीक सेक्शन है उनका ख्याल रखे। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है सोशल डेमोक्रेसी पे कैसे काम कर रही है, तो जैसे उसका एग्जांपल होगा मनरेगा, राइट टू फूड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है हमें पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी के थ्रू प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। मतलब फंडामेंटल राइट्स जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, आर्टिकल 14, फिर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया, आर्टिकल 17, फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड रिलीजियस फ्रीडम, ये आपका आर्टिकल 29, 30, फिर आपका डील करता है कल्चरल फ्रीडम से और रिलीजियस फ्रीडम से आर्टिकल 25 टू 28। उसी तरह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप देखें तो 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 रिलेट करता है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मैंसनड है। लेकिन जब हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देखें थ्रू डीपीएसपी बाय प्रमोटिंग, डीपीएसपी के थ्रू देखें तो उसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे इक्वल जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, फिर प्रोमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ SC ST OBC, ये आपको आर्टिकल 46 में दिख जाएगा। फिर आर्टिकल 44 44, फिर आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 में ये सब बात है कि और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेमोक्रेसी। फिर आर्टिकल 39 में बात है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का। फिर प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड लिविंग वेज फॉर वर्कर, ये सब डीपीएसपी में मैंसनड है। तो अचीव करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट हमें ज़रूरत है सोशल वेलफेयर स्कीम, जैसे कि SC ST OBC जो ऑलरेडी हैं, जैसे कि हो गया पहला रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, दूसरा मनरेगा, तीसरा मिड डे मील, चौथा सर्व शिक्षा अभियान, पांचवा सेंटर्ड एंड 74th अमेंडमेंट। प्रॉब्लम्स क्या हैं इंडियन डेमोक्रेसी के लिए? पहला पोलराइजेशन, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी, तीसरा इंडियाज बार्गेनिंग पावर, चौथा इंटरनेशनल आइसोलेशन, पांचवा मैनेज ऑफ फेक न्यूज़। तो देखते हैं इसको। देखो, एक तो पोलराइजेशन हो रहा है।
वो चाहे का हो या एनआरसी हो, इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फीचर्स या फिर क्लीवेजेस बन गए हैं सोसाइटी में, जो कि डिवाइड करती है सोसाइटी को। दूसरा, बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट भी इंडिया फेस कर रहा है। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह से टेंशन ग्रो किया, या मेघालय में टेंशन्स हुए रिसेंटली, तो ये सब दिखाते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी भी थ्रेट्स भी है, चाहे वो नक्सलिज्म का हो या इंसर्जेंसी का हो। तीसरा है कि फेलियर ऑफ इंडियाज़ बार्गेनिंग पावर, मतलब कि जो पॉलिटिकली भी देखें तो कुछ ऐसे पोजीशन है, जैसे आरसीईपी में इंडिया अपना पोजीशन स्ट्रांगली नहीं रख पाया। आरसीईपी में वो ज्वाइन नहीं किया बहुत सारे कारणों से, लेकिन उस कारण उसका एक मतलब एक एंगल से आप देखो तो कुछ डिसएडवांटेज भी हुए इंडिया के लिए, अगर जब वो आरसीईपी जैसे ट्रेड ब्लॉक नहीं ज्वाइन करता है। तीसरा एक इंटरनेशनल आइसोलेशन, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा ट्राई करता है कि इंडिया के वॉइस को मार्जिनलाइज करना। वो चाहे ये चीज़ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भी दिखी, जहाँ पे अफगानिस्तान का के बारे में बात हुई, जहाँ पे इंडिया को मार्जिनलाइज करने की हमेशा कोशिश किया पाकिस्तान ने। फिर नेक्स्ट एमरजेंस ऑफ फेक न्यूज़ और डीप फेक और इस तरह के नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जो कि बाई यूजिंग साइकोमेट्रिक टेक्निक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और इससे ज़्यादा सोसाइटी में स्ट्रेस फैलता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया के पास अगर वो अच्छे से अपने डेमोग्राफी को यूज़ कर सके तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक पोटेंशियल हो। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू।